हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं BSOG 171 की क्लास को। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट इकाई नंबर फर्स्ट को देखेंगे BSOG 171 का। ठीक है, यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले देखिए इकाई का इस रूपरेखा में क्या क्या दिए गए हैं। जैसे 1.2 में दिया गया है भारतीय सभ्यता के अध्ययन के दृष्टिकोण, उसके भारत के भूगोल की समझ, उसके बाद भारत को संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखना, और लास्ट आपका भारतीय सभ्यता में एकता पर विमर्श। देखिए आप सभी को बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट का लगभग यूनिट 1 जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो इसका भी यूनिट 1 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी और हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी जो है सेशन को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट सेशन जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं सबसे पहले 1.2 में क्या कहता है भारतीय सभ्यता को पढ़ने के दृष्टिकोण। इसको हम लोग देखते हैं, जो भारतीय सभ्यता जो है इंडियन जो सिविलाइजेशंस हैं उसको हम लोग किस दृष्टिकोण से, किस एजुकेशन मतलब उसकी एजुकेशन मतलब कि स्टडी कैसे करते हैं उसके बारे में दिया गया, क्या क्या बातें कही जा रही है। देखिए सभ्यता लेटिन शब्द सिविस से निकला है। ये सभ्यता जो थी कल सिविलाइजेशन जो है वो एक लेटिन शब्द जो है सिविस से निकला, जिसका अर्थ होता है कि नागरिक या शहरवासी, यानी कि सभ्यता जो है। ठीक है, देखिए क्या मतलब होता है सभ्यता का मतलब क्या होता है, नागरिक हो या शहरवासी हो। इस तरह सभ्यता के वर्णन में ही जटिलता का प्रकट होता है। ओके, शब्द का मतलब है कुछ कृषि कार्य, व्यापार, कुछ नियोजित निवास स्थान, अनेक संस्कृति, कला, धर्म और कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक संरचनाएं माना जाता है। देखिए शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसमें सभ्यता मतलब उसके अंतर्गत जो है ना सारे तमाम चीज़ें आती है। जैसे कि आपके गाँव में होती है कार्य हो गया, कोई भी कार्य हो गया, चाहे कोई कला संस्कृति हो गया, कल्चर हो गया, रिलीजन्स हो गया, आपका प्रशासनिक हो गया, पॉलिटिशियंस होगा, यानी कि तमाम चीज़ें जो है शहरवासों में जो निहित होती है उसके बारे में माना जा रहा है। सभ्यता मानव समूहीकरण, समाज के सांस्कृतिक, भौतिक और अभौतिक या वैचारिक लक्षण और निश्चित राजनीतिक की एक जटिलता है। ये जो है सभ्यता जो मानव समूहीकरण, जो सभ्यता मतलब क्या था, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि शहरीकरण हो गया, नागरिक हो गया। नागरिक जैसे गांव में जो है ना बहुत सारे लोग रहते हैं, शहरवासों में, शहरों में जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें जो जिस तरह से वो विचार, जिस भावनाओं से, जब जो सुविधाओं से रहते हैं उसकी जो है एक जटिलता के रूप में माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार जैसे कि सिंधु सभ्यता जैसे है ना, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, जिसके समाज का हम लोगों का शिल्प कृतियों और स्मारकों से पता चला है। यानी कि एक सिंधु घाटी सभ्यता है जिसके बारे में हम लोग जो है ना एक काल्पनिक तरीके से जो है ना उसमें जो शिल्पकार हो गया, अभिलेख हो गया, ये सब तमाम बिंदुओं से हम लोग उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसको एक सभ्यता के रूप में मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर। उसके बाद भारत की एक प्राचीनतम तथा प्रचलित संस्कृति मानी जाती है। ये भारत की जो है प्राचीनतम सबसे पुरानी और सबसे प्रचलित संस्कृतियों में से एक माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता में देखी जा सकती है। क्लियर। उसके बाद कहता है यहाँ असंख्य विविधतापूर्ण विवरण है जिन्होंने भारतीय सभ्यता पर, इसकी समाज और संस्कृति को समझने के लिए अनेक शोध प्रस्तुत किए हैं। इसके बारे में जो अनेकों प्रकार जो है अनेक शोध बताए हैं इसके बारे में, जैसे कि अभिलेख के बारे में, शिल्पकार हो गया, अनेक प्रकार विद्वानों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा महत्व बताया। इसके समाज के बारे में, इसकी सोसाइटी के बारे में, इसकी कल्चर के बारे में, या क्या क्या चीज़ें होती थी इसके बारे में अनेक शोध हैं। उसके बाद ऐसा करने में यह कथन एक सभ्यता के रूप में भारत की विविधता और प्रचुरता का प्रमाण देते हैं। इस सब के बारे में जो इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए हम लोग इस मतलब इस भावनाओं से समझ सकते हैं कि ये भारत की विविधता और प्रचुरता का एक प्रमाण देता है, इसके बारे में बताने का प्रयास करता है, और अनेक वैचारिक उपक्रम हो, तरीके हो, प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद कहता है इसके जो है चार दृष्टिकोण हैं, जिसमें से देखा जाता है कोहन के अनुसार जो है एक विद्वान थे कोहन, उन्होंने क्या ना इसके विवरणों के आधार पर जो है ना इसके समझने के 4 दृष्टिकोण बताए हैं। जैसे पहला हो गया सूचीपत्र दृष्टिकोण, जो सूचना पत्र दृष्टिकोण होती है, अप्रोच होती है। उसके सांस्कृतिक मूल तत्व अप्रोच होती है, दृष्टिकोण होती है। उसके सांस्कृतिक संचार का दृष्टिकोण हो गया, भारत को एक प्रकार के रूप में देखना होता है। ये 4 दृष्टिकोण है, 4 अप्रोच हैं, 4 अप्रोच हैं। ठीक है। उसके बाद अगले खंड का इसका विस्तृत विवरण देंगे। इसके अगला जो ना देखिए पहला है कि लक्षणों का सूचीपत्र बनाना। लक्षणों का सूचीपत्र बनाना, इसमें क्या कहता है लक्षणों का सूचीपत्र बनाना, जैसे कि इसमें कहता है ये दृष्टिकोण लक्षणों, संस्थाओं और गुणों के अभिलेखन की आवश्यकता पर बल देता है। ये जो है अप्रोच जो होती है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या संस्थाएं हैं, क्या गुण हैं, इसके बारे में इसके जो ना आवश्यकता, जो भी तमाम बिंदुओं पर आवश्यकता होती है, उसके बाद नीड होती है, उस पर फोर्स दिया जाता है, बल दिया जाता है, जो कि निश्चित रूप से भारतीय मानी जाती है। भिन्नता और अंतर जिसका भारत प्रतिनिधित्व कर सकता है वह सांख्यिकीय की औसत या बहुलक माप में मापी जाती है। क्लियर। भारत और इसकी जनसंख्या की विविधता दर्शाती है, जो भौगोलिक पारिस्थितिक क्षेत्र
वर्गीय धार्मिक विभिन्नता का बयान देती करती है। देखिए इसके बारे में कहता है कि ये जो है जैसे कि कोई वो सांख्यिकीय है, उसकी एवरेज हो गया या बहुसलता हो गया, उसकी माप के बारे में मापी जाती है। ठीक है, उसके जो भारत की इसकी जनसंख्या होती है, जो विविधता होती है, अलग अलग बंटवारे होती हैं, उसको भी दर्शाती है। और जो भौगोलिक हो गया, पारिस्थितिक क्षेत्र, वर्ग का, ये सब जो है इसके बारे में बयान करती है, इसके बारे में दर्शाती है। जबकि दृष्टिकोण का जोर जो इस पर है कि उन लक्षणों और गुणों की सूची बनाएं। यानी दृष्टिकोण जो थी, या दृष्टिकोण का नाम जैसे है ना आपका लक्षणों का सूची पत्र बनाना, उसकी जो उसका जो फोर्स किस पे डाला करते थे, जैसे कि वो उसकी लक्षण क्या है, उसके गुण क्या है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो फोकस किया था। उसको सूचियाँ बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया था। यह निश्चित रूप से प्रारंभिक स्तर पर आधारित है कि भारतीयता का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है इसमें जो है ना विद्वानों का अलग अलग प्रकार के जो है ना मत भी हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो है इसमें फर्क भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा सांस्कृतिक सार का अध्ययन। सांस्कृतिक सार का अध्ययन इसमें क्या कहता है, यह उपागम आवश्यक रीति और प्रक्रिया की खोज पर जोर देता है। ये जो संस्कृति जो है ना, देखिए नाम से ही समझ सकते हैं सांस्कृतिक मतलब कि वह जो संस्कृति जो रीति रिवाज होती है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खोजने करने की जोर देता है। ठीक है, भारत की शुरुआत से जो है ना सांस्कृतिक सार भारतीय सभ्यता के सच्चे प्रतिनिधि रहे। मतलब कि इसके जो है ना संस्कृति के रूप में जो है एक में एकता हो जाए, संहिता हो जाएगा, भाईचारे की भावना हो गया, धार्मिक गुणों पर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फोकस किया जाएगा और इस पर जो है ना आदर करेंगे, इसके रूप में समझा जा सकता है। ठीक है ना, आवश्यकता क्या, ये सांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक कल्चर जो है वो ऐतिहासिक तौर पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता में भी समझ सकते हैं। वहाँ भी जो ना पूजा वगैरह होती थी, गाय का पूजा होती थी, मतलब कि ये सभी चीज़ें धार्मिक चीज़ें होती थी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट में रहेगा सांस्कृतिक संचार का अध्ययन। सांस्कृतिक संचार का अध्ययन इसमें क्या कहता है, सांस्कृतिक संचार दृष्टिकोण उन तरीकों और प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है जिसके माध्यम से सभ्यता व्यवस्था के तत्व समाज के विभिन्न स्तर पर स्थानांतरित और संचारित होते हैं। सांस्कृतिक संचार जो है इसकी अप्रोच जो है उन तरीकों और प्रक्रियाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश डालता है, फोकस करता है, जिसके जरिए जो है ना इस सभ्यता की जो व्यवस्था होती है, जो संस्था होती है, जो तत्व होती है, समाज के जो अलग अलग प्रकार के जो हस्तांतरित होती है उसको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है। यह भारतीय सभ्यता की संरचना के एकीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ये जो भारतीय सभ्यता में जो भी संरचना होती है जो इकट्ठा करने के लिए जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। मानव समाज वैज्ञानिकों मैकिम क्रीटम ने और रॉबर्ट रेडफील्ड जो है इसके बारे में कहता है कि ये जो विभिन्न भागों के समझने के लिए महत्वपूर्ण मुख्य आधार प्रदान करता है। ये जो अलग अलग पार्ट के जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के पार्ट होती है, उसको समझने के लिए जो इसके मुख्य आधार पर प्रदान करता है। उसके बाद मेरियट ने इसके बारे में कहता है कि सांस्कृतिक संयोग और वृहत, यानी कि वृहत मतलब महान, व लघु मतलब कि वृहत बड़ा और महान हो या छोटा हो, परस्पर का परंपरा के बीच की परस्पर लेन देन का दर्शाया जाता है। ठीक है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में किशनगढ़ी, एक यूपी का जो एक गांव है किशनगढ़ी, वहाँ पे त्योहारों के मनाने के पर ध्यान केंद्रित किया। वहाँ पे जो त्यौहार जो होती है उस पर फोकस किया। उस पर कहता है उसकी भांति ही रेडलिफ का वर्णन ग्रामीण नगरी सभ्यता के रूप में वृहत परंपरा यानी कि महान और लघु परंपरा के बीच परस्पर क्रिया है। जैसे कि होता है ना कि अलग अलग, जैसे कि धार्मिक होता है, जैसे बिहार में ही अलग प्रकार के उसके कल्चर्स होते हैं, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हर एक स्टेट का जो लगभग अलग प्रकार के कल्चर्स हैं, अलग अलग तरीके से पर्वों को मनाया जाता है। तो उसी बारे में कहा जाता है कि जैसे कि यूपी के बारे में एक गांव का नाम बताया था किशनगढ़ी, उसके त्योहारों के मामले में जो उन्होंने ध्यान केंद्रित किया उसके बारे में कहा है। ठीक है ना, उसके बाद ये कहने और जो दोनों के बीच में सहजीवी और अंतर्निर्भरता के संबंध को बताता है। ठीक है, इसके दोनों के बीच जो ना अंतर्निर्भरता और सहजीवी के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद कहता है आगे देखिए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आपका रहेगा भारतीय संस्कृति का एक किस्म के रूप में वर्णन करना। देखिए इसमें क्या कहता है, ये दृष्टिकोण प्रमुख रूप से तुलनात्मक समाजशास्त्रियों के मध्य लोकप्रिय है। ये जो है तुलनात्मक मतलब ये कॉम्पेरेटिव सोशियोलॉजी में समाजशास्त्रियों में जो ना इसका मध्य लोकप्रिय है का, इसके बीच में जो ना ये प्रसिद्ध है भारतीय संस्कृति का जो है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद इस दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय सभ्यता को अन्य समुदाय और संस्कृति के ठीक विपरीत एक अलग प्रकार के रूप में देखा जाता है। ये जो भारतीय सभ्यता को एक अन्य समुदाय और कल्चर के रूप में जो इसका अलग तरीके से इसका विपरीत नहीं कि उल्टा एक अलग स्वरूप प्रकार देखा जा सकता है। और भारतीय समुदाय को एक पारंपरिक समुदाय के रूप में देखने पर बल दिया गया है। ये भारतीय जो है, भारतीय कल्चर जो है, भारतीय जो समुदाय है उसको जो है ना पारंपरिक समुदाय के रूप में एक अलग तरीके से उस पर बल दिया जाता है। और जो आधुनिक है जो मॉडर्न युग में जैसे प्रक्रिया का अनुभव कर रहा है, जैसे कभी मॉडर्न युग में जैसे कि अनुभव कर रहे हैं उस तरह से उस पर देखा गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आधुनिक यह प्रक्रिया
वह सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक सिद्धांत का वर्णन करती है। मॉडर्न युग की जो है प्रक्रिया जो है कल्चर हो गया, सोसाइटी जो हो गया, और हिस्टोरियन जो है उसके सिद्धांत का वर्णन करती है। और जबकि इसका लक्ष्य है कि अलग मूल्यों और पहलुओं को नहीं पढ़ा जाए जो भारत की संरचना के लिए विशेष है। ठीक है, ये बातें कही जा रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से कहा रहा है, भारत को एक गांव के समुदाय या कृषक समुदाय के रूप में देखा जाए तो जो हमें अन्य समुदाय और संस्कृति से तुलना करने का अवसर देगा। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से कहता है, जो भारत के गाँव होते हैं, गाँव के जो समुदाय हैं, समूह हैं, या कृषक जो हैं मजदूरों के समुदाय के रूप में जो देखते हैं, उसमें हम लोग अन्य समुदाय हों, जैसे कि देखिए गांव के समुदाय हो या कृषक समुदाय हो, और उसकी अपेक्षा जो उसकी तुलना में जो अन्य समुदाय जैसे कि आपका संस्कृति से तुलना की जाती है, तो उसके अवसर देगा। ठीक है, जो गांव के जीवन और समुदाय की समानता के उपस्थित होने का प्रदर्शन करेगा। देखिए अलग अलग समुदाय के बीच में कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद जो है उसके बारे में स्थितियाँ बताएगी, उपस्थिति क्या क्या है उसके प्रदर्शन के बारे में बताया जाएगा। जबकि भारत को एक जाति समुदाय के रूप में देखना एक निरर्थक प्रयास होगा, क्योंकि जाति का विचार घटना भारत के लिए विशेष है। ठीक है, यह भारत की संस्कृति, सामाजिक की तुलनाओं में की संभावना को निरस्त करेगा, इस प्रकार कहा गया था। ठीक है, तो ये बातें हुई यहाँ तक की। तो ये 4 पॉइंट जो 4 अप्रोच थी, ये चारों अप्रोच को हम लोग देख चुके हैं। ये उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपका रहेगा जैसे भारत के भूगोल को समझना, भारत के भूगोल को समझना, भारत के भूगोल को समझना। इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें क्या कहता है, भारतीय सभ्यता का जटिल और गहराई तक स्थित ऐतिहासिक परंपरा है। भारतीय सभ्यता का जो है ना जटिल और गहराई, मतलब कि विशाल और गहराई तरीके से उसका जो ऐतिहासिक परंपरा है। हम लोग इसके इतिहास के बारे में समझना चाहते हैं, भूगोल के बारे में समझना चाहेंगे तो इसका ऐतिहासिक परंपरा के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, जो क्षेत्रीय रूप से वृहद प्रथाओं और व्यवहार से भिन्नता और विभिन्न क्षेत्र की सामाजिक संरचना को दर्शाती है। जैसे इसमें कहता है कि जो क्षेत्र रूप हैं, जो क्षेत्र रूप के रूप में हैं, उसके बाद इसके बहुत बड़ा यानी कि वृहद मतलब विशाल बड़ा प्रथा हो गया, उसके व्यवहार हो गया, उसके जो बिहेवियर हो गया, उसमें काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं और विशेष क्षेत्र की सामाजिक संरचना को दर्शाती है। भारत की विविधता हो गया और क्षेत्र विभिन्नता का इसकी भौगोलिक भिन्नता के आधार पर वर्णन किया जा सकता है। यानी भारत की जो अलग अलग विविधताएँ हैं और क्षेत्र विभिन्नता है, उसकी भौगोलिक भिन्नता के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं, आसानी तरीके से वर्णन किया जा सकता है। इससे भी अधिक यह भारत का मौलिक प्राकृतिक भूगोल है, जो अस्थायी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वरूप की वृहद रूपरेखा प्रदान करता है। उसके देखिए कोहन ने 3 क्षेत्र बताया जिसका इसके बारे में चर्चा किया गया, जैसे बारहमासी हो गया, उसके तो मार्ग क्षेत्र हो गया, एकांत सापेक्ष हो गया। देखिए बारहमासी केंद्र क्षेत्र, बारहमासी केंद्र क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में देखिए। बारहमासी क्षेत्र उपजाऊ नदियों का घाटी, समतल और डेल्टा है। यानी बारहमासी जो है एक क्षेत्र है, यदि क्षेत्र का उपजाऊ नदी का घाटी होता है और समतल जो बराबर जो इक्वल होती है उसकी डेल्टा है। मतलब समझ में आ रहा है, बारहमासी क्या होता है, एक क्षेत्र जो है जो उपजाऊ क्षेत्र होती है वो, और नदियों का घाटी जो होती है वो, उसके बाद जो समतल मतलब बराबर जो है उसकी डेल्टा है। ऐतिहासिक रूप से यह सब मानव निवास स्थान, उच्च जनसंख्या घनत्व, राजनीतिक क्रियाकलापों और स्थिर राज्य पद्धति का केंद्र है। जो है ये ऐतिहासिक तौर तरीके से हम लोग समझे तो ये मानव जीवन का जो निवास स्थान, जो जहाँ निवास करते हैं वो है, और उच्च जनसंख्या घनत्व वाले, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वाले लोग निवास करते हैं। उसके बाद राजनीतिक क्रियाकलापों हो गया, यह पर स्थित केंद्र रहते हैं। इन केंद्रों ने कृषि प्रणाली को स्थिर किया गया हुआ है। इन केंद्रों पर जो है जहाँ पर ये बिंदु हैं, जैसे कि मानव निवास स्थान हो गया, उच्च जनसंख्या हो गया, वहाँ पर जो है ना इसकी कृषि प्रणाली को स्थिर पर रखा है, उसको एक जगह इकट्ठा किया हुआ है, मतलब कि स्थिर रखा है। ठीक है, ये सब कृषि व्यापार और हस्तशिल्प माल के केंद्र हैं। ये सब जो है ना कृषि व्यापार मतलब कि जो है किसान वाला काम, उसके हस्तशिल्प मतलब जो हाथों से बनाया जाता है उसके माल के केंद्र के रूप में है। अनेक पूर्व आधुनिक और आधुनिक शहर नाभिकीय क्षेत्र से बसे हुए हैं उसका। ठीक है, भारत के उत्तर और दक्षिण दोनों में इस तरह के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। ओके, ये तक की बातें हैं यहाँ तक कि। उसके बाद आगे कहता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आप देखते हैं हम लोग मार्ग क्षेत्र। मार्ग क्षेत्र में क्या कहता है, मालवा मार्ग क्षेत्र एक अनूठा उदाहरण है। मार्ग क्षेत्र का जो है मालवा मार्ग क्षेत्र है एक अनूठा मतलब कि अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें कहता है यह उत्तर भारत को दक्षिण तट और दक्कन से जोड़ता है। ये उत्तर भारत जो है उसके और दक्षिण में जो है ना दक्षिण तट के जो दक्कन पठार जो है उसको एक आपस में जोड़ता है। यह आक्रमणकारियों और व्यापारियों का एक रास्ता देता है। ये जो आक्रमणकारी जो है युद्ध करने के लिए आता है और व्यापारियों के लिए जो व्यापार करने आता है उसके लिए एक रास्ता देता है मार्गदर्शक क्षेत्र। ठीक है, ताकि वो आकर्षक केंद्र क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर वो जो जरूरी है वो अपने क्षेत्र पर पहुंच जा सके।
यह एक अलग सांस्कृतिक क्षेत्र है जो अरावली तट के दक्षिण में अवस्थित है। ये जो है अलग ही प्रकार का सांस्कृतिक क्षेत्र जो अरावली क्षेत्र है, अरावली तट जो है उसके दक्षिण में स्थित है। ये एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ के क्षेत्र में एकीकृत और अस्थायी राजनीतिक चलन नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वह सब चित्रित है, ना कि अलग सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना। ओके, यहाँ तक की बातें हुई। और सापेक्ष एकांत क्षेत्र, देखिए ये पिक्चर दिया गया है। सभी एकांत क्षेत्र जो है पूरा एकांत क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है। सापेक्ष एकांत क्षेत्र मानव के निवास के लिए अपेक्षाकृत अगम्य और भौगोलिक रूप से कम सहायक क्षेत्र होता है। जैसे एक सापेक्ष एकांत क्षेत्र होता है क्या, जहाँ पे लोगों का निवास करना बेहद ही मतलब कि बहुत ही कठिन होता है, जटिल होता है, वहाँ पे वो निवास नहीं कर सकता, वो सहायक क्षेत्र नहीं होता, कम से कम सहायक क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। और उदाहरण के लिए लद्दाख की बर्फीला मरुभूमि हो गया, जो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बाकी से पृथक है। यानी कि जो लद्दाख की एक बर्फीला मरुभूमि जो है वहाँ पर लोग निवास नहीं कर सकते, वहाँ पर ऊंचाई स्थित पर होने के कारण जो है वो बाकियों से पृथक है, मतलब बाकी क्षेत्रों से अलग है। उसके बाद इसीलिए यहाँ पर क्षेत्रीय हुई बसावट होते हैं। देश का उत्तर का भाग पर्वतीय और अपर्वतीय में है और अनेक सापेक्ष एकांत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि उत्तरी वृत्तखंड का क्षेत्र है, उत्तरी जो है वृत्तखंड का क्षेत्र, उत्तर मतलब उत्तर क्षेत्र में जो वृत्तखंड मतलब कि गोलाकार टाइप का क्षेत्र होती है उसका, ये क्षेत्र बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का सीमांत क्षेत्र है। ये जो है बलूचिस्तान देश है और अफगानिस्तान देश है उसका सीमांत क्षेत्र है। यहाँ असंगठित जनजाति रहती है जो इस्लाम को मानते हैं। वहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की संगठित जनजाति हैं और जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गिलगिट और जम्मू कश्मीर के आसपास का भाग, जिसका अपूर्व सांस्कृतिक प्रचलन एवं विरासत है, जो समतल के हिंदुओं से मिलती जुलती है। उसके बाद हिमालय के आसपास का समतल भाग, जो नेपाल, भूटान और सिक्किम की सीमा तक फैला हुआ है, और वह वजह जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई। और उसके बाद कहता है यह दोहरी संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है, ये दोहरी संस्कृति को प्रभाव को दर्शाता है, घुमाता है, जो कि तिब्बत के बौद्ध धर्म और हिंदुओं से समतल से प्रभावित है। ठीक है, उसके बाद कहता है उत्तर पूर्व की पहाड़ी और जंगली भाग, जैसे कि बर्मा हो गया, भारत के बीच का भाग है। ये जो है उत्तर पूर्व का पहाड़ी जो है और जंगली भाग जो है, जैसे भारत का जो बीच भाग है, उत्तर बीच का भाग क्या है, बर्मा। ठीक है, और इस भाग में अनेक जनजातियाँ रहती है, जिस पर दक्षिण पूर्व का प्रभाव दिखता है। उसके बाद कहता है देखिए इसके अतिरिक्त केंद्र भारत में 2 एकांत क्षेत्र हैं, वो है यह भाग विंध्य पहाड़। देखिए विंध्य पहाड़ जो है, देखिए विंध्य पहाड़ कहाँ पे, जैसे कि मान के चलो ये सॉरी कैसे मैं बन गया, जैसे देखिए ये मान के चलो कि अपना प्यारा देश भारत है। ठीक है ना, आपको ये विंध्य पहाड़ी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है विंध्य पहाड़ी जो है उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, विंध्य पहाड़। ठीक है, विंध्य पहाड़ के बारे में कहा जा रहा है। तो उसके बाद देखिए यहाँ विंध्य पहाड़ है, यहाँ पे हो गया विंध्य पहाड़। ठीक है ना, तो इसके बारे में देखिए कहा जाता है कि साथ साथ जो पूर्वी गुजरात जैसे कि आपका जैसे गुजरात कहाँ हो जाएगा, एक सेकेंड अभी मैप नहीं बन पा रहा है, खैर कोई ना, देखो इस टाइप से है, ये है गुजरात। ठीक है, पूर्वी गुजरात, यहाँ के गुजरात हो गया, इसके नर्मदा नदी के तरफ पूर्वी बनारस हो जाएगा, मतलब यूपी हो जाएगा, यूपी का क्षेत्र जहाँ से कैमूर पहाड़ दिखता है। ठीक है, ये बातें हुई। यह विंध्य पहाड़ जैसे कि अभी जस्ट बताया था, विंध्य पहाड़ श्रृंखला उत्तरी महाराष्ट्र कहाँ जाएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश उत्तरी पश्चिम में उड़ीसा जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और दक्षिण पूर्व बिहार यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से पहाड़ी प्रदेश में आता है। आप सभी समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो ये बातें हो गई। तो आज के लिए यहाँ तक की बातें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। और आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट यूनिट आने वाली है, तो बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। और वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करने से जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।